गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यानों में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के अंतर्गत आंतरिक संरचना के जो साक्ष्य हैं, अध्ययन करने के जो साक्ष्य हैं, जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक, उनका अध्ययन किया था, जिसमें हमारे अप्राकृतिक स्रोत थे ताप, दाब और घनत्व, जिसमें हमने ये पाया कि पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर ताप, दाब और घनत्व तीनों के अंदर ही बढ़ोतरी होती है। और दूसरे जो स्रोत थे हमारे, वो थे प्राकृतिक या प्रत्यक्ष, जिसमें हमने अध्ययन किया था ज्वालामुखी और भूकंप का। भूकंप के अध्ययन के अंदर हमने जो भूकंपीय 3 तरंगे हैं P, S और L, इनकी प्रकृति के बारे में हमने अध्ययन किया था। और उससे हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो किस प्रकार की है, कुछ उसके बारे में अध्ययन करने का या कयास लगाने का प्रयास किया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भूगर्भ की प्रकृति जो है, विशेषकर जो गहराइयाँ हैं, उसमें उसकी शैलों और गुणधर्मों के अंदर परिवर्तन हो जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो सीस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान से प्राप्त होता है। और भूकंप विज्ञान जो है वो जियोफिजिक्स की एक शाखा है, जिसमें हम भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं। और इसके जो तीनों जो तरंगे हैं, इसके प्रकृति स्वभाव के बारे में हम पिछले व्याख्यान के अंदर हम उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो भूकंपीय तरंगे जो हैं, इनके साथ पृथ्वी किस प्रकार से व्यवहार करती है, या इनका और पृथ्वी के मध्य आपस में क्या इंटरेक्शन होता है। यानी भूकंपीय तरंगे जहाँ से उत्पन्न होती हैं, वहाँ से ये पृथ्वी के किस किस क्षेत्र तक पहुँचती हैं। वैसे हम बात करें तो ये जो भूकंपीय तरंगे जो हैं, ये वक्राकार गति के अंदर चलती हैं, और जो ये साबित करता है कि पृथ्वी जो है वो अलग अलग लेयर्स या परतों की बनी हुई है। यदि पृथ्वी का घनत्व एक जैसा हो तो जहाँ से भूकंप की तरंगे उत्पन्न हुई हैं, वो सभी क्षेत्रों में सीधे सरल रूप में इनको गति करना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो तरंगे हैं, ये वास्तविक जो स्थान है वहाँ ना पहुँचकर दूसरे स्थान पर पहुँचती हैं, और इनकी जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट ना होकर कैसी है, चापाकार या वक्राकार है, जो कि ये बताता है कि ये तरंगें सीधी नहीं चल रही। तो इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर शैलों के घनत्व के अंदर परिवर्तन होता है, और वह उससे हम ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी जो है वो अलग अलग लेयर्स, जैसे प्याज की जैसे परतें होती है, वैसी उस प्रकार की परतों से बनी हुई है। तो इनका जो पृथ्वी जो है इन सेस्मिक वेव्स के साथ किस प्रकार से रिस्पॉन्स करती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके साथ ही हम उसके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम अंदाजा लगाने का प्रयास करेंगे। तो हमने पिछले बार हम बात की थी, इन जो तरंगे जो होती हैं P और S और L, इनको हम सीस्मोग्राफ के ऊपर इनका अंकन करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर P वेव्स, उसके बाद S, और लास्ट के अंदर L वेव्स जो है उसका अंकन होता है। और जब ये P और S जो है, ये तीनों L वेव्स जो हैं, ये जब भूकंपीय तरंग जो एपी सेंटर से ये गहराइयों तक जाती हैं या पृथ्वी के केंद्र में जाती हैं, तो वहाँ पर इनके वेग और दिशा के अंदर परिवर्तन आ जाता है। साथ ही इनके वेग और संचरण का जो परिवर्तन है, ये भूगर्भ की भौतिक और रासायनिक संरचना को प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब ये कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग जो है, ये अलग अलग प्रकार की घनत्व वाले तत्वों से या अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है। इन तरंगों के अध्ययन और विश्लेषण से हम कई निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें कुछ मुख्य हैं। सबसे पहला जो है, ये पृष्ठीय तरंगे जो हैं, ये धरातल के नीचे स्थित शैलों में से होकर ये पृथ्वी के चारों ओर संचरण करती हैं। ऐसा नहीं है जहाँ भूकंप आता वहीं पर रहती हैं, वहाँ से संपूर्ण पृथ्वी की ओर ये संचालित होती हैं। और इसके साथ हम देखें तो ये खासकर जो डीप सी फ्लोर्स हैं उनमें, और महाद्वीप के जो कॉन्टिनेंटल मासेस हैं उनमें भी ये पहुँचती हैं। तो खासकर अध्ययन के द्वारा ये साबित हुआ है कि जो डीप सी फ्लोर्स जो है उसमें ये तीव्र गति से, और महाद्वीपीय जो खंड हैं या कॉन्टिनेंटल मासेस जो हैं उसमें उनका वेग जो है वो कम
होता है। तो हम जैसे फॉर उदाहरण के रूप में हम देखें कि कोलकाता के अंदर या चेन्नई के अंदर भूकंप आता है, तो जो समकक्ष बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र होगा, वहाँ पर जो भूकंपीय तरंगे जो हैं वो जल्दी पहुँचेंगी बंगाल की खाड़ी में। और यदि हम बेंगलोर की तरफ जाएं तो वहाँ पर उनके पहुँचने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि वो लैंड मास में से होकर गुजर रही हैं। तो इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि महाद्वीपीय खंड और जो सी फ्लोर्स जो है उसकी शैलें जो है वो अलग अलग प्रकार के तत्वों से बनी हुई हैं। जैसे महाद्वीपीय भाग जो है वो ग्रेनाइट से, और सी फ्लोर्स जो है वो बेसाल्ट जैसी भारी और डार्क शैलों से बने हुए हैं। अब हम बात करें दूसरे उसकी निष्कर्ष की, तो जो पृथ्वी का बाह्य भाग जो है जिसको हम भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, इसका निचला भाग जो है, इस निचले भाग को मोहो असंबद्धता परत कहा जाता है, या इसको मोहरोविसिक असांतत्य परत भी कहा जाता है। इस परत की खोज 1909 में मोहरोविसिक नामक विद्वान ने की थी, इसलिए इनके नाम पर इसको मोहरोविसिक या एम सांतत्य भी कहते हैं। ये परत जो है ये लगभग महाद्वीपों के नीचे 35 किलोमीटर गहराई पर तथा महासागरों के नीचे लगभग 11 किलोमीटर गहराई पर अवस्थित है। इस तरंग को इस लेयर को पार करते ही जो पी और एस वेव्स जो है इनकी गति के अंदर बढ़ोतरी या वृद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब है क्रस्ट के अंदर ऊपरी भाग में इन वेव्स या जो तरंग हैं इनकी गति जो है, इनकी गति कम, और जैसे ही गहराई की ओर जाती हैं इनकी गति में बढ़ोतरी हो जाती है। अर्थात हम बात करें तो जो ये तरंगे जो हैं इनकी खासकर पी वेव्स जो हैं ये एम लेयर के नीचे पहुंचते ही इसके ऊपर इनकी गति होती है 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, और इसके नीचे जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि जो ये मोहरोविसिक असांतत्य जो है इसके नीचे अपेक्षाकृत अल्ट्रा बेसिक शैलें या चट्टानें जो हैं वो अवस्थित हैं। साथ ही अन्य जो भूकंपीय साक्ष्य हैं उनसे भी ये प्रमाणित होता है कि ग्रेनाइट शेल जो है उससे निर्मित जो हमारे क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, उसके नीचे जो मोहरोविसिक असंबद्धता परत है उसके भी ऊपर एक परत, मध्यवर्ती परत स्थित है, और ये मध्यवर्ती परत जो है ग्रेनाइट की अपेक्षाकृत भारी, और उसका घनत्व जो है ये ओशियनिक क्रस्ट जो है उसके समान होता है। लेकिन इस मध्यवर्ती परत की जो ऊपरी सीमा जो है अभी भी इसको सुनिश्चित नहीं किया गया है। अब बात करें हम इस मोहरोविसिक परत के नीचे की, तो जो मोहरोविसिक परत जो है या असांतत्य जो है इसके नीचे लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी गहराई तक पी और एस जो वेव्स हैं इन दोनों ही प्रकार की भूकंपीय तरंगों के वेव की गति के अंदर धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। लेकिन जब ये 500 किलोमीटर गहराई पर पहुंचती हैं तो इनकी गहराई वेग की दर वेलोसिटी के अंदर तीव्र बढ़ोतरी होती है, और लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर इनकी वेलोसिटी के अंदर एक गिरावट आती है, यानी कमी आ जाती है, जो ये बताती है कि जहाँ पर 500 किलोमीटर पर वेलोसिटी के अंदर वृद्धि और 100 किलोमीटर की गहराई पर गिरावट आना, ये बताता है कि 500 और 100 किलोमीटर की गहराई पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो इनकी गति को प्रभावित करते हैं। बर्च नामिक जो जियोफिजिस्ट हैं उनके अनुसार वेग दर में एकाएक परिवर्तन प्रदर्शन करने वाली इन गहराइयों पर एक दूसरे से भिन्न शैल संरचना वाली जो शैल कटिबंधों की सीमाएं जो हैं वो स्थित हैं। कहने का मतलब है 500 और 1000 किलोमीटर की गहराई पर अलग प्रकार की जो शैलें हैं या जो जोन्स हैं वो स्थित हैं। साथ ही 1000 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई के मध्य इन तरंगों के वेग में एक समान दर से बढ़ोतरी होती है। अतः स्पष्ट है कि जो मेंटल भाग है, जो मध्यवर्ती भाग है, उस भाग में शैलों की संरचना तो समान रहती है, लेकिन गहराई बढ़ने के साथ साथ उनके घनत्व के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। जैसा कि हमने डेंसिटी के अंदर अध्ययन किया था कि जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं घनत्व के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, और लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर
हम पहुँचे या तरंगें जब पहुँचती हैं तो इनके व्यवहार में पुनः परिवर्तन आ जाता है और पी वेव्स की वेलोसिटी जो है वो वापस घट जाती है, यानी 13.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये घटकर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो पी वेव्स की वेलोसिटी के अंदर ये जो गिरावट है ये आगे 5000 किलोमीटर की गहराई तक समान दर से होती है, समान दर से इसमें बढ़ोतरी होती है, जिससे ये प्रमाणित होता है, साबित होता है कि 2900 से 5000 किलोमीटर की गहराई के मध्य स्थित कटिबंध की संरचना मेंटल की संरचना से भिन्न है। तो इसका मतलब पृथ्वी का जो ये भाग है ये अलग अलग प्रकार के, हम 3 भागों के अंदर क्रस्ट, मेंटल और कोर के अंदर इसको हम स्पष्ट रूप से विभाजित कर सकते हैं। मेंटल के नीचे स्थित इस कटिबंध को बाहरी क्रोड या आउटर कोर के नाम से जाना जाता है। धरातल से 2900 किलोमीटर के नीचे जो एस वेव्स जो हैं, पी वेव्स तो नीचे जा रही हैं, लेकिन जो एस वेव्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। जैसा कि हमने एस वेव्स की नेचर में बात की थी कि एस तरंगे जो हैं ये तरल के अंदर प्रवाहित नहीं होती या वहाँ विलुप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है 2900 किलोमीटर की गहराई पर लगभग ये हिस्सा जो है पृथ्वी का वो किस प्रकार का हो सकता है, तरल स्वभाव का हो सकता है। और यहाँ पर विलुप्त होने के साथ साथ वे इस गहराई से और आगे भूगर्भ में प्रवेश नहीं कर पाती। इसका मतलब 2900 किलोमीटर की गहराई पर इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है या यहाँ पर ही विलुप्त हो जाती हैं। अर्थात अनुप्रस्थ और एस तरंगे ठोस माध्यम में ही संचरण करती हैं। अतः 2900 किलोमीटर के आगे एस वेव्स का न जाना ये संकेत करता है कि पृथ्वी के बाह्य को क्रोड की शैलें जो है वो ठोस अवस्था में नहीं हैं। यानी 2900 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र हम मान सकते हैं वो ठोस नहीं है, क्योंकि वहां पर एस वेव्स विलुप्त हो जाती हैं। इस गहराई पर पड़ने वाली ऊपरी शैलों के दाब को देखते हुए पृथ्वी के आउटर कोर को गैसीय भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि तर्क संगत नहीं है, क्योंकि गैस जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद नहीं रह सकती। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी का जो आउटर कोर जो है वो किस अवस्था के अंदर है, तरल अवस्था के अंदर है। अतः धरातल से गहराई बढ़ने के साथ साथ भूकंपीय तरंगों के संचरण पथों की दिशा में मुड़ने, यानी गहराई के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो वेव्स जो हैं ये इनकी दिशा जो है वो मुड़ने लगती है या फिर हम कहें परावर्तित होने लगती है। जैसे प्रकाश की किरणें वायु से जल में जाती हैं तो उनमें परावर्तन होता है, उसी प्रकार से ये जो भूकंपीय तरंगे जो हैं इनमें भी परावर्तन होता है, यानी इनकी दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। भूकंपीय तरंगों की दिशा परिवर्तन से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी जो है वो अलग अलग घनत्व वाली परतों से निर्मित है। भूकंपीय तरंगों के इन दिशा परिवर्तनों से यह भी ज्ञात होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो क्रोड या कोर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्धव्यास जो है वो 3400 किलोमीटर से अधिक है और उसकी रासायनिक संरचना और भौतिक दशा, यानी इसकी केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल कंडीशन जो है, जो बाह्य भाग है, जो मेंटल है, उससे एकदम डिफरेंट या भिन्न है। 2900 किलोमीटर के नीचे पी वेव्स जो है उनका वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है, लेकिन उससे नीचे की ओर जाने पर, गहराई पर जाने पर इनके वेग में पुनः बढ़ोतरी, वृद्धि हो जाती है और ये लगभग हो जाता है 10.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसके बाहर की नीचे की ओर हम जाएं 5000 से लगभग 5120 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर के जो पी वेव्स जो हैं इनके वेग में गिरावट आती है, फिर पुनः थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है और उसके बाद जो वेग दर जो है वो लगभग समान हो जाती है। तो 5000 या 5120 किलोमीटर की गहराइयों में मध्य वेग का परिवर्तन बाह्य कोर की निचली सीमा या आंतरिक कोर की ऊपरी सीमा या दोनों क्रोडों के मध्य एक संक्रमण या ट्रांजिशन जोन जो है उसको प्रकट करता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो पृथ्वी के अंदर जहाँ जहाँ वेग के अंदर परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर जो परतें हैं उनको हम असंबद्धता परतें कहते हैं। जैसे पहली हमारी परत है मोहरोविसिक असंबद्धता परत, दूसरी है रेपिटी, तीसरी गुटेनबर्ग और चौथी है लेहमान। इन परतों का हम विस्तृत अध्ययन जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो लेयर्स का जब हम अध्ययन करेंगे उसके अंदर करेंगे। और इसके अलावा एक है कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी जो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है।
तो ये तो था आज पृथ्वी भूकंपीय तरंगों के प्रति पृथ्वी की क्रिया। अब इसी में हम देखें तो पृथ्वी के स्टेट की हम बात करें तो पहले बात हम देखें भौतिक दशा की। तो भौतिक दशा के अंदर हम देखें तो प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में अधिकांश विद्वान जो हैं उन्होंने भौतिक दशा के संबंध में अलग अलग मत दिए हैं। पृथ्वी कुछ विद्वान जो है पृथ्वी को एक ठोस पिंड मानते हैं, कुछ विद्वान जो है उसको द्रव मानते हैं, और कुछ के अनुसार ये इसका केंद्रीय भाग जो है वो गैसीय है। लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना ये है कि भूगर्भ की जो शैलें हैं उसके अंदर प्लास्टिसिटी है, यानी वो पिघली हुई प्लास्टिक जैसे नेचर की हैं और उनमें फ्लो होता है। और कुछ विद्वानों के अनुसार ये शैलें जो हैं वो बिना पिघले भी प्रवाहित हो सकती हैं। तो भूकंप विज्ञान के जो साक्ष्य हैं इससे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और लेकिन फिर भी हम कहें तो निश्चित प्रमाणों का अभाव है जिसके आधार पर भूगर्भ की जो भौतिक दिशा का जो सही ज्ञान जो है वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। फिर भी कुछ साक्ष्य जो हैं, जो भौतिक ये जो साक्ष्य हैं इससे हम कुछ प्रमाण अवश्य प्राप्त करते हैं। जैसे सबसे पहला प्रमाण है ठोस अवस्था के प्रमाण। पृथ्वी के आंतरिक भाग की ठोसता के संबंध में कई चीजें दी जाती हैं। सबसे पहले ये माना जाता है कि यदि जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे का जो भाग है वो द्रवित होता, तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ठोस हुई, वैसे वैसे आंतरिक भाग भी कैसा हो जाना चाहिए था, ठोस और ठंडा हो जाना चाहिए था। और जो ज्वालामुखी क्रिया जो है इसमें भी धीरे धीरे क्या आ जानी चाहिए थी, कमी, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से आंतरिक भाग से तरल पदार्थ या लावा जो है वो बाहर निकलता है। तो जब पृथ्वी ठोस और ठंडी हो जाएगी तो ज्वालामुखी की क्रिया जो है वो कम आ जाएगी, यानी निचला भाग जब ठोस हो जाएगा तो लावा बाहर की ओर नहीं निकलेगा, या लावा कहाँ से प्राप्त होगा। दूसरी बात हम करें कि यदि आंतरिक भाग द्रवित है तो ज्वारीय, पिछली भी हमने व्याख्यानों में बात की थी, जो टाइडल फोर्सेस जो हैं इसका आंतरिक भाग के ऊपर प्रभाव होना चाहिए। तो यदि पृथ्वी द्रवित है तो टाइडल फोर्सेस जो है उसके प्रभाव से पृथ्वी के ऊपर 2 बार जो विकृति जो है वो उत्पन्न होना चाहिए, जिसके कारण भूपर्पटी जो है उसमें भी 2 बार जो बल्किंग या आकुंचन या जो पिचकने की क्रिया जो है वो हो जाएगी। क्योंकि जब लिक्विड जो फ्लो करेगा या उसमें मूवमेंट होगी तो ऊपरी क्रस्ट जो है वो अवश्य प्रभावित होगी। इसके साथ ही महासागरीय जो टाइड्स आते हैं उनकी उत्पत्ति के लिए जो जलमंडल जो है उसकी तली में कम से कम पृथ्वी का ये माना गया है विद्वानों के अनुसार 4 से 5 हजार किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी का ठोस होना आवश्यक है। अगले बात हम करें तो पृथ्वी में से जब भूकंपीय तरंगों का वेग, भूकंपीय तरंगें जब गुजरती हैं तो इनका वेग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन इनके वेग के अंदर क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो ये बताता है कि पृथ्वी जो है वो किस प्रकार की है, ठोस है और अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से बनी हुई है। इसके साथ ही हम बात करें तो जो कुछ विद्वान कहते हैं द्रव है, अंदर से द्रवित है, लेकिन द्रवित ग्लोब की या केंद्र की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश क्षेत्र जो हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कमजोर भूपटल वाले हैं। तो जब द्रव अंदर होगा तो नीचे की ओर प्रेशर भी बढ़ रहा है और ऊपर प्रेशर कम है, तो सारा का सारा द्रव जो है अधिक प्रेशर के कारण ऊपर की ओर आ जाना चाहिए था। और जो ऊपरी जो ठोस शैलें जो हैं ये अधिक घनत्व के कारण नीचे द्रव में बैठती जाएंगी, तो निचले हिस्से का जो द्रव जो है वो बाहर की ओर आ जाएगा। अब बात करें हम एविडेंस ऑफ प्लास्टिसिटी की, यानी प्लास्टिकता के प्रमाणों की, तो भूगर्भ की जो शैलें हैं इसमें ठोसता के साथ साथ माना गया है कि प्लास्टिकता का गुण है, यानी पिघली हुई प्लास्टिक की जैसी है, और नीचे की ओर जाने पर प्रेशर बढ़ता है, और ये प्रेशर बढ़ने के कारण अंदर का जो भाग है वो स्टील जैसा ठोस और कठोर हो जाता है। तो भूगर्भ की जो शैलें हैं, आंतरिक भाग की शैलें हैं, तो ऊपर का प्रेशर अधिक होने के कारण ये ठोस की भांति व्यवहार करती हैं। लेकिन
फिर भी इनके अंदर प्रवाहित होने का गुण है, हम कह सकते हैं विस्कासिता का गुण है। जैसे ही प्रेशर कम होता है ऊपरी भाग पर, भूपटल में कहीं भी कमजोर हलचल होती है, तो जहाँ से प्रेशर कम हो जाता है तो दरारों के कारण, तो वहाँ की शैलें जो आंतरिक भाग की शैलें जो है तुरंत प्रवाहित होने लगती हैं, द्रवित अवस्था के अंदर आ जाती हैं। और ये द्रवित अवस्था के कारण ही जो ज्वालामुखी और जो ज्वालामुखी को जो लावा है वो प्राप्त होता है। इसके साथ ही हम बात करें द्रवता के प्रमाण की, तो कुछ विद्वानों के अनुसार अंदर का जो भाग है जिसको हम मेंटल और कोर कहते हैं वो ठोस अवस्था में है, लेकिन इनके मध्य इन दोनों के मध्य लोहा और निकल जो है उससे निर्मित एक द्रव कटिबंध माना गया है जिसको हम आउटर कोर कहते हैं। भूकंप विज्ञान या जो सीस्मोलॉजी है उससे ये बात जो है वो प्रमाणित होती है। इसके क्यों प्रमाणित होती है कि अभी हमने बात की थी पी और एस वेव्स की, जो पी वेव्स जो है वो इस आउटर कोर में से गुजर जाती हैं, लेकिन एस वेव्स जो है वो आउटर कोर में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो इसका मतलब आउटर कोर जो है वो स्वभाव से कैसा है, द्रवित है। हो सकता है पानी जैसा द्रवित नहीं हो, लेकिन जैसे प्रेशर कम हो वहां पर जो शैलें जो हैं वो द्रव की भांति व्यवहार करती हैं। तो अधिकांश जो जियोफिजिसिस्ट है वो ये कहते हैं कि ऐसे तरंगों के आंतरिक भाग में विलुप्त होने के कारण हम ये मान लेते हैं कि जो ठोस मेंटल जो है उसके नीचे एक द्रव कटिबंध स्थित है। भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के अनुसार भी द्रव कटिबंध के नीचे पृथ्वी का आंतरिक कोर या इनर कोर जो है वो ठोस अवस्था में है और वो पृथ्वी के केंद्र भाग के अंदर मौजूद है। इसके साथ ही अनेक जो विद्वान हैं, सारे अधिकांश जो जियोफिजिस्ट हैं वो मिलकर सभी जो हमारे प्रमाण हैं, साक्ष्य जो हैं, उसके आधार पर ये सारांश निकालते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग जो है वो कुल मिलाकर जो है एक ठोस गेंद की भांति व्यवहार करता है, और वो इसके ऊपर के जो भाग है वो शेल्स या परतों के रूप में हैं। यानी कहने का मतलब ये कि पृथ्वी जो है अलग अलग परतों से बनी हुई है, और उन परतों में जो पदार्थ हैं या जो मैटर है वो अलग अलग घनत्व वाला है। और पृथ्वी की निचली परतों में के जो कुछ भाग जो हैं वहाँ पर प्रेशर की कमी के कारण, अपने प्रेशर में कमी होने के कारण और तापमान अधिक होने के कारण जो शैलें जो हैं वो द्रवित हो जाती हैं, और ये द्रवित होना ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देता है। तो कहने का मतलब है कि हम ये कल्पना करें कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है, ज्वालामुखी से हमें गैसें प्राप्त होती हैं, द्रव प्राप्त होता है, लावा प्राप्त होता है, तो आंतरिक भाग जो है वो द्रवित है या गैसी है, ऐसा नहीं है। ये द्रव और ये जो गैस जो है आंतरिक भाग से हमें प्राप्त अवश्य होता है, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है जहाँ पर हलचलों के द्वारा प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने से नीचे की ओर आप जानते हैं कि तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट शैलों का कम हो जाता है, शैलें तुरंत द्रवित अवस्था में आ जाती हैं। और ये द्रवित अवस्था भी कौन सी है, प्लास्टिसिटी नेचर की होती है, और तुरंत जहाँ पर भी वीक क्षेत्र होता है उससे ये लावा बाहर की ओर उत्वेलित हो जाता है। तो ये तो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जो भी हमारे हम प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत थे उसके द्वारा हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग के भौतिक और रासायनिक, खासकर जो भौतिक गुण जो हैं उनके बारे में हमने, या भौतिक दशा जो है उसके बारे में हमने अध्ययन करने का प्रयास किया है। अगले व्याख्यान में हम पृथ्वी के जो जोन्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी की जो हमने बात की है, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये इनको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से जाना है। तो अगले व्याख्यान के अंदर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का या जो इसकी परतें जो हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।